वक्फ की प्रॉपर्टी लूटने के लिए, जैसे डीएम्स की जिम्मेदारी लगाई है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की प्रॉपर्टी छीन के नॉन शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों को देने के लिए। तो इसमें कौन सा नया काम हो रहा है? तो ये लड़ाई वो है जो संविधान के ऊपर लड़ाई है, जो हर वंचित समाज को मनुवादी मानसिकता जो है ना, जो मनुवाद का समय था जब सबकी प्रॉपर्टी छीन के अपने पास जमा करने का टाइम था, उसी जगह पे ले जाया जा रहा है। ये अकेले मुसलमानों की लड़ाई है ही नहीं। औरंगजेब के टाइम तक या उसके बाद तक भी भारत विश्व गुरु था ही, क्योंकि दुनिया की 1/4 से भी ज्यादा जो सारी संपदा थी, जो सारी वसाइल या प्रॉपर्टी थी, वो भारत के पास थी। और कैसे विश्व गुरु होता है? पूरी दुनिया में लोग सब कुछ सीखने भारत में आते थे औरंगजेब के टाइम तक, तो भारत तो विश्व गुरु था ही। ये तो कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने आके इसको बर्बाद कर दिया, बाकी तो भारत विश्व गुरु कब नहीं था। औरंगजेब के टाइम से पहले तक तो हमेशा से विश्व गुरु ही रहा ना ज्यादातर। एक हरिशंकर जैन साहब हैं जी, वो जो बहुत बड़े वकील हैं आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं 2035 तक हम हिंदू राष्ट्र स्थापित कर देंगे, भारत का संविधान खत्म करके दूसरा संविधान लाना। ये खुलेआम हो रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रह रही। वक्फ बोर्ड के साथ ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कोई पहले समाज के साथ कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे पहले बुद्धिस्ट समाज के साथ यही कार्रवाई हो चुकी है। इसमें नई बात क्या करेंगे? ये तो विश्व गुरु बनने नहीं देने के लिए पिछले 11 साल से पूरी ताकत लगाई जा रही है कि किसी प्रकार से भारत जो है दोबारा औरंगजेब के समय का विश्व गुरु ना बन जाए। ये है आरएसएस और बीजेपी का काम। वक्फ बोर्ड को लेकर इस वक्त पूरे देश में चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। जंतर मंतर से लेकर बाकी जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है और फिर से क्या सीए एनआरसी की स्थिति वापस आ रही है, ये सवाल भी उठ रहा है। लेकिन इस वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत आखिर पड़ी तो पड़ी क्यों? मोदी सरकार पर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इसमें संशोधन की जरूरत पड़ गई। तो आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी जुड़े हुए हैं, जो इस पर ज्यादा विस्तार से हमें जानकारी देंगे और एक एक पॉइंट, जो सवाल आपके भी हो सकते हैं और हमारे भी सवाल हैं, उनका जवाब देंगे। सबसे पहले सर मेरा सवाल यही है कि आखिर इतना ज्यादा घमासान क्यों? क्या दिक्कत क्या है? देखिए, जब से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी की कंगना रनावत जी, उन्होंने आरएसएस और बीजेपी मोदी जी के कहने पे देश को के सामने ये ऐलान किया है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है, 1947 में नहीं मिली थी जी। तो वो आज़ादी किससे कह रही हैं? वो भारत के संविधान को ख़त्म करने के लिए जो आरएसएस और बीजेपी मनुवादी मानसिकता के लोग जो आज तक करते आए हैं, उसका एक तरीके से वो ऐलान कर रहे हैं। तो अब मोदी जी, अमित शाह जी हों, मोहन भागवत जी हों या आरएसएस बीजेपी के सारे लोग हों, इनकी जितनी भी गतिविधियां हैं, उसका लक्ष्य जो है वो एक ही है, पूरे देश के सभी लोगों के पैसे छीनकर, पूरे देश की सारी संपदाएं छीनकर अपने लोगों में आपस में बांट लें, जिसमें अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोग हैं। इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई कार्यक्रम है ही नहीं। दूसरा एक और कार्यक्रम जो उनके पास है वो ये है, देश के टुकड़े टुकड़े करके एक हिंदू राष्ट्र बनाना, जिसका ऐलान एक बार नहीं, वो बार बार कर रहे हैं। अभी एक हरिशंकर जैन साहब हैं जी, वो जो बहुत बड़े वकील हैं आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं 2035 तक हम हिंदू राष्ट्र स्थापित कर देंगे, भारत का संविधान खत्म करके दूसरा संविधान लाना। ये खुलेआम हो रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। तो ये है कार्यक्रम सारा। अब उसके लिए जो वक्फ बोर्ड के साथ ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कोई पहले समाज के साथ कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे पहले बुद्धिस्ट समाज के साथ यही कार्रवाई हो चुकी है। मैं मुस्लिम समाज को बार बार बहुत सालों से बता रहा हूँ कि देखिए, जो बौद्ध विहार में जो ये हो रहा है, जहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी की जो सबसे बड़ी, जो सबसे उनकी जो एक तरीके से सैंक्टम सैंक्टोरम है, जहाँ गौतम बुद्ध को एक तरीके से निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऐसी जगह पे जो बुद्ध विहार है बोध गया में, उस पे भी हिंदुओं को डाल रखा है। और कंट्रोलिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें 5 मेंबर जो हैं वो एसेंशियली, यानी कि हमेशा 9 में से 5 मेंबर जो रहेंगे वो बुद्ध समाज से नहीं होंगे, बल्कि हिंदू समाज से होंगे, जबकि बुद्ध को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बुद्ध समाज के अलावा वहां किसी को इजाजत ही नहीं होनी चाहिए ना मैनेजमेंट चलाने की। बोध गया में
बुद्ध समाज जानेगा कि कैसे बुद्ध रिचुअल्स होने हैं, क्या वहां पे होना है या नहीं होना है, या कोई और जानेगा या मैं जानूंगा। तो ये जब हो रहा था उनके साथ तो हम बार बार बता रहे थे, लेकिन मुस्लिम समाज ने हमारी बात नहीं समझी। उसका अंजाम नजर आ गया वक्फ एक्ट में। ये तो उनकी प्लानिंग अगर एक के साथ होती है तो वो सबके साथ होती, और जो आज मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है वो उससे पहले शेड्यूल ट्राइब के साथ हो चुका है। उनकी सारी जो जमीनें हैं वो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों में बांटी जा रही हैं। हसदेव है ना छत्तीसगढ़ में, देख लें आप क्या हो रहा है। उसके अलावा अब आप क्रिश्चियन समाज के लोगों पे आ जाओ, क्रिश्चियन समाज के चर्च पे हमला हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। ये सब हो क्या रहा है? जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, अभी योगी जी ने कुछ साल पहले ही जो डीएम है उसको ये इजाजत दे दी कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जो लैंड है जो उनको अलॉट हुआ था उनके हक के तौर पे, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को ही बेचा जा सकता था। अब उसकी इजाजत डीएम को दे दी कि ये किसी को भी बेची जा सकती है डीएम से इजाजत लेके। अब डीएम जो है वो सरकार, जो अगर भ्रष्ट सरकार होती है तो वो भ्रष्ट डीएम ही बनाती है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार के भ्रष्ट डीएमओ को बनाया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी लूटने के लिए, जैसे डीएम्स की जिम्मेदारी लगाई है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की प्रॉपर्टी छीन के नॉन शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों को देने के लिए। तो इसमें कौन सा नया काम हो रहा है? तो ये लड़ाई वो है जो संविधान के ऊपर लड़ाई है, जो हर वंचित समाज को मनुवादी मानसिकता जो है ना, जो मनुवाद का समय था जब सबकी प्रॉपर्टी छीन के अपने पास जमा करने का टाइम था, उसी जगह पे ले जाया जा रहा है। ये अकेले मुसलमानों की लड़ाई है ही नहीं, इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। मेरा सवाल यहाँ आपसे है कि जिस तरीके से अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग मतलब धर्म के लोगों के साथ ये होता आ रहा है, तो वक्फ बोर्ड की जो इतनी ज्यादा संपत्ति है, कहीं यही तो नहीं खटक रही है कि ये जो संपत्ति है, जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में आरोप भी लगाया है कि अडानी और अंबानी को देने की पूरी प्लानिंग है, तो ये ज्यादा जमीन होने की वजह से कहीं ये चीज तो नहीं पूरी प्लानिंग चल रही है? देखिए, ज्यादा और कम की तो बात ही बात में आती है ना, सब छीननी है, सबकी सब छीननी है, किसी के पास कुछ नहीं रहने। मनुस्मृति के समय में जब मनुस्मृति लागू थी या मनुवादी मानसिकता पूरी तरीके से हावी थी, किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था ना, किसी के पास कुछ नहीं, किसी को शिक्षा लेने का अधिकार था नहीं, किसी को सामाजिक जगहों से पानी पीने का अधिकार था नहीं, किसी को सड़क पे चलने का अधिकार था नहीं। तो ये उसी स्थिति में वापस ले जा रहे हैं। बड़ी छोटी का सवाल नहीं है, सबका सब कुछ छीनना है, सबका सब कुछ छीनना है। तो गिनती है तो नंबर सबका आना, किसी का पहले किसी का बाद में, जाना सबका है, इन्होंने छीनना सबका है। अगर इन लोगों को रोका नहीं गया, इस मानसिकता को रोका नहीं गया, और रोकने का तरीका एक ही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका संविधान। सीधी सीधी बात है, जितनी जल्दी लोगों के समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी जो है इन मनुवादी मानसिकता से हमारे देश को निजात मिल जाएगी, फिर देश विश्वगुरु बन ही जाएगा अपने आप। मोदी सरकार हमेशा ये बोलती है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, विश्वगुरु, जैसे आपने बोला कि विश्वगुरु तो बाद की बात है, लेकिन अभी तो यहाँ पर डिवाइडेशन का रूल चल रहा है, तो जब इससे ही नहीं उभर पाएंगे तो हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे? और आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि इस बिल में संशोधन की आवश्यकता पड़ गई? देखिए, अभी तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत तो विश्वगुरु था ही। औरंगजेब के टाइम विश्वगुरु नहीं था। औरंगजेब के टाइम तक या उसके बाद तक भी भारत विश्वगुरु था ही, क्योंकि दुनिया की 1/4 से भी ज्यादा जो सारी संपदा थी, जो सारी वसाइल या प्रॉपर्टी थी, वो भारत के पास थी। तो विश्वगुरु भारत था ही। और कैसे विश्वगुरु होता है? पूरी दुनिया में लोग सब कुछ सीखने भारत में आते थे औरंगजेब के टाइम तक, तो भारत तो विश्वगुरु था ही। ये तो कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने आके इसको बर्बाद कर दिया, बाकी तो भारत विश्वगुरु कब नहीं था? औरंगजेब के टाइम से पहले तक तो हमेशा से विश्वगुरु ही रहा ना, ज्यादातर समय तक। इसमें नई बात क्या करेंगे? ये तो विश्वगुरु बनने नहीं देने के लिए पिछले 11 साल से पूरी ताकत लगाई जा रही है कि किसी प्रकार से भारत जो है दोबारा औरंगजेब के समय का विश्वगुरु ना बन जाए। ये है आरएसएस और बीजेपी का काम। एक सवाल लास्ट में, जो आपने एक मसौदा मैंने सुना है तैयार किया है आपने, 16 सूत्री आई थिंक, तो उसमें ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिनको सरकार को उस पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी इसको खास तौर पर देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वो कैसे? सबसे पहली बात तो मैं भी यही कहूँगी कि जो एजुकेशन ना लेने का एक बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, मुस्लिम समाज को दबाने का जो इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो न्याय प्रणाली से लेकर, शिक्षा से लेकर, हर एक किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो
मालूम कुछ भी नहीं है, लेकिन बोल दिया कि चिड़िया कोई कान ले गया तो वो ले गया। ये वाली चीज़ है, चाहे वो लोअर क्लास से लेकर अपर तक जाएंगे, हमको यही देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या कुछ चीज़ें आप बताना चाहेंगे कि उस पर ध्यान दीजिए, कौवा ले गया तो उस पर मत जाइए, अपना ध्यान देखिए। पहली चीज़ तो यह है कि हम धरना प्रदर्शन करें तो इतने बड़े तरीके पे पैमाने पे होना चाहिए। पहले तो सिर्फ मुसलमानों का नहीं होना चाहिए। जो हमारा फॉर्मूला है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, हम सारे समाजों से बात करके एक साथ प्रोटेस्ट करने वाले हैं। जो आपने 16 पॉइंट का हमारा जो मसौदा बताया है वो भी इसी लाइन पर है कि ये सिर्फ वक्फ बिल तो आया है तो उसको सरकार ये कह रही है कि हम जो है वक्फ के अंदर जो वक्फ बोर्ड के अंदर कमियां हैं उसको दूर करना चाहते हैं। जी। तो दूर करने का तरीका क्या होता है? जो उसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज चोरी कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जी। जो वक्फ का कामकाज होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग इसमें मेंबर बने वो पब्लिक उनको सीधा वोट दे के चुन के भेजे। ये सब पॉइंट होने चाहिए ना। तो ऐसा सब कुछ भी नहीं है, इसका उल्टा है, सजा कम करने का प्रपोजल है। और जो एक सीनियर ऑफिसर वक्फ की प्रॉपर्टीज को चिन्हित करके उसकी रिसर्च करके उस सभी पार्टियों को बुला के पूरे देश के लोगों को सबको ओपन बुलाकर ये सबसे हाँ करवा के कि किसी और की प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये अब तक का जो प्रोसीजर है उसको वक्फ गजट में वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का जो काम था उससे छीन कर एक डीएम को देना, जिस डीएम के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की प्रॉपर्टी छीन के नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बेचने के लिए यूपी सरकार इस्तेमाल कर रही है जिस डीएम का, तो ऐसा काम करने वाले तो बेईमानी ही करना चाहते होंगे ना। तो हमने जो ये 16 पॉइंट बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं, SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, इनकी जो सामाजिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो धार्मिक या मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ हैं और एसेट्स हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए कानून बनने चाहिए सबके अलग अलग, परंतु उनके मुख्य बिंदु जो है 16 वो ये होने चाहिए, वो हमने प्रपोज किए हैं। अब जो इन बिंदुओं को, जिसमें जो मोटी मोटी बातें यही हैं कि वक्त की चोरी करने वालों को ज़्यादा जल्दी सज़ा होगी, ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा होगी, ज़रूरी है उम्र कैद की तक की सज़ा होना, कम से कम 7 साल की सज़ा होगी, जो इसके ट्रायल होंगे वो 1 साल के अंदर ख़त्म होंगे, जो इसकी सारी कार्रवाई होगी वो वीडियोग्राफी, वही वीडियोग्राफी जिसके लिए मोदी सरकार हमसे डरती है, जो हम मशीनों की वीडियोग्राफी लेते हैं, वो वीडियोग्राफी के अंदर सारे काम होंगे। जो मेंबर इसके जाएंगे वो चुन के जाएंगे, मुस्लिम समाज के लोग वोट दे के अपने मेंबर्स चुनेंगे। ये सब प्रक्रियाएं हैं, उनके जो स्पेशल कोर्ट होंगे, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये हमने 16 बिंदु बनाए हैं। अगर आपको नजर आ रहे हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपके दर्शकों को कि ये 16 पॉइंट हमने बनाए हैं। कोई भी व्यक्ति जो ईमानदार होगा, जो भारत के संविधान के हिसाब से चलना चाहता होगा, जो चोरी नहीं करना चाहता होगा, जो डकैती नहीं डालना चाहता होगा, वो इन 16 बिंदुओं को जरूर मानेगा। तो ये 16 बिंदु हैं। इसके अलावा भी कोई और मजबूती देना चाहता है तो उसके भी हम सलाह ले रहे हैं। एक बात, अब ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात है कि आंदोलन किस बात का? जब तक पार्लियामेंट में हमारे पास 272 की संख्या नहीं है लोकसभा में, तब तक आंदोलन से कुछ होना है। इसीलिए मोदी सरकार बोल भी रही है ना कि हमारे पास है वो संख्या है, संख्या की हम उसको, अब वो संख्या आई है मशीनों द्वारा, जनता के मतों से तो आई नहीं है, जनता के मतों से तो ये हार चुके हैं। तो आंदोलन तो होना चाहिए। अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो उसका प्लान बी भी हम लोगों ने सोच रखा है, जो हम उसको लागू करेंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। ये हमारा दावा है जिसको हम अमल में ला के दिखाएंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से कानून पास करेंगे और उसमें हमारे ही लोगों की कमी है सबसे ज़्यादा। तो अब ये है स्थिति। तो 272 का आंकड़ा है। हम लोगों को जो आने वाले चुनाव आ रहे हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा काम जो करने का है वो पेपर बैलेट से दोबारा चुनाव कराने का। 90 से ज़्यादा लोगों ने लोकसभा में इलेक्शन पिटीशंस डाल रखी हैं। अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दें तो 6 से 8 महीने में ये 90 सीटों पे लोकसभा की दोबारा चुनाव हो सकते हैं पेपर बैलेट से। और तब 90 सीटें अगर कम हो जाएंगी बीजेपी की सीटों में से, तो आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी बिल अगर गैर कानूनी तौर से पास भी हो गया तो आप लोग घबराएं नहीं, डरे नहीं। दूसरी जो भी सरकार आएगी वो अच्छा कानून लाएगी और उसमें 16 पॉइंट ज़रूर होंगे जो कि ईमानदारी वाले पॉइंट हैं। इसलिए आप लोग तैयार हो जाएं, कमर कस लें संघर्ष करने के लिए। संविधान बचाना है तो हर एक कमज़ोर वर्ग की प्रॉपर्टीज़, धार्मिक प्रॉपर्टीज़ को बचाना बहुत आवश्यक है। उसमें बाहर का किसी का भी इंटरफेरेंस बिल्कुल ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना। थैंक यू सो मच सर।
तो आज के इंटरव्यू में हमारे साथ महमूद राजा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने वक्फ बोर्ड में जो संशोधन को लेकर मोदी सरकार बिल लेकर आई है उस पर बहुत सारी अहम जानकारियां दी हैं। जो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।